अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। 28 अप्रैल मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पीटीआई के बागी ग्रुप की जानब से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटाने के लिए हतमी कदम उठा लिया गया है। एक नौमौलूद सियासी रहनुमा किस तरह रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अगले 14 घंटों के अंदर कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है, और मती उल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हर दौर के अंदर इंसानी हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए खड़े होने वाले, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और जाहिर है उनके खिलाफ आप जो है वो घेरा तंग होगा। ये क्या मामला है, मुख्तसर इस पर भी बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट हुई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई के जो रहनुमा हैं अहमद नियाजी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इन्होंने कहा कि 8 मई को हम टांक से लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने 6 महीनों से सुहेल अफरीदी साहब के मुंह की तरफ देखा और हमें बस खान को इन्होंने एक फुटबॉल की तरफ घुमाया हुआ है। एक कहता है कि कॉल महमूद खान अचकजई ने देनी है, दूसरा कहता है बैरिस्टर गोहर ने देनी है, तीसरा कहता है सलमान अकरम राजा साहब ने देनी है, चौथा कहता है नहीं ओपनर जो बैट्समैन है वो सुहेल अफरीदी साहब है। सुहेल अफरीदी साहब है, कहते हैं मैं नहीं दे रहे, फलाने ने देनी है। खान चक्की के अंदर पिस रहा है और ये इन्होंने खान को फुटबॉल बनाया हुआ है, हुकूमतों के मजे लूट रहे हैं। और कहाँ गया वो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर? ये आज़ादी या मौत वाला कंटेनर हमें दे दें और ये लोग हुकूमतें चलाएं। तुमने कहा अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। 8 मई को हम टांक से जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, वहां से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों से पेशावर पहुंचेंगे और पेशावर से फिर हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो स्वाबी पहुंचेगा और स्वाबी पहुंचकर फिर हम जो अगला लाहे अमल है वो देंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था खुशहालगढ़ के अंदर जिरगा हुआ है और पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ढील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। खान की आंख का मसला है, ये कर क्या रहे हैं, यानी किस लिए ये इतने कंप्रोमाइज्ड क्यों हैं? और जाहिर है अब तो सुहेल अफरीदी साहब की भी कोई नहीं सुनता। जाहिर है जो उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की थी, क्योंकि जितनी तेजी के साथ आप पॉपुलर होते हैं उतने ही तेजी के साथ अगर आप नाकाम हो जाएं और आप उस मकसद के अंदर जो है आप जद्दोजहद ना करें तो नाकाम भी होते हैं। यानी शेर अफजल मरवत साहब वाली जो मिसाल है वो सबके सामने। अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने क्या किया, अभी तस्दीक हो गई है, उन्होंने तस्दीक कर दी है। वो कहती है कि मैंने आईनी अदालत से रजू कर लिया है सुहेल अफरीदी साहब को ओहदे से हटाया जाए, यानी उनका जो इलेक्शन था, उनकी जो तैनाती थी उसको मैंने चैलेंज कर दिया। और आपको पता है आईनी अदालत जस्ट अमीनुद्दीन खान साहब की अदालत के अंदर फिर सारे फैसले आइन के मुताबिक ही किए जाते हैं, कानून के मुताबिक ही किए जाते हैं, और जितने इंस्टेंट इंसाफ दिया जाता है वो तो फिर किसी से ढका छुपा नहीं है। अब एक देखिए, कोई सुहेल अफरीदी से इख्तलाफ रखे या ना रखे, सुहेल अफरीदी की पॉलिसी गलत है, ठीक है, वो उनका मामला है। बतौर सहाफी सुहेल अफरीदी साहब की तैनाती में क्या मसला है? क्या उनके जो एमपीएस थे वो जाली थे, या जो उनका इलेक्शन हुआ है वो जाली हुआ है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था? यानी पूरा प्रोसेस हुआ है और उसके अंदर अदालतें भी इन्वॉल्व उस वक्त भी हुई और अदालतों ने फैसले दिए और फिर हलफ हुआ। अब ये ड्रामेबाजी लगाना कि शेर अफजल मरवत साहब हूं या सुहेल अफरीदी साहब हूं, कोई भी हो, लेकिन ये कहे कि वो उनकी तैनाती ठीक नहीं हुई, ये तो 2 नंबरी है ना। ये तो डिसऑनेस्टी है कि मैं बतौर सहाफी भी कहना शुरू कर दूं कि हाँ सुहेल अफरीदी को हटा देना चाहिए, उनकी वाकई तैनाती ठीक नहीं हुई थी। भाई तैनाती उनकी 100% ठीक हुई है और प्रोसीजर भी 100% ठीक हुआ है। अब अगर वो खान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे या फिर आप कह लें कि पीटीआई के वर्कर की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, ये एक अलग बहस है और उनकी तैनाती वो एक अलग मामला है। और जाहिर है लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और शेर अफजल मरवत जाहिर है फिर किसी के हाथ का खिलौना ही बने होंगे, और किसी भी मुहज्जब पार्टी के अंदर, पार्टी ने किसी मुहज्जब मुल्क के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर इस तरह किसी जमात का एमएनए अपनी ही जमात के वजीर आला जो 100% इनकी तैनाती जो है वो कानून और आइन के मुताबिक हुई थी,
पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके खिलाफ आईनी अदालत में चला जाता तो अब तक वो एमएनए ना होता। शायद पाकिस्तान के अंदर भी आज से 4 साल पहले जब तक ये अदालतें इतनी यरगमाल नहीं बनी थी, ये वाला हाल होता तो 62-63 के तहत वो अब तक नायल हो, जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए अब तक नायल हो चुका होता, वो एमएनए ही ना होता। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा होता है। बहरहाल छोड़ दे इस बात को। केपीके के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी भी खबर आई है रात के इस वक्त कि जो पेशावर रिंग रोड है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। खबर है बाड़ा अक्का खेल में मुबैना ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रिंग रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और आज एक दिन में 3 जो मुबैना ड्रोन हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। खैबर अक्का खेल में ड्रोन हमला हुआ है, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। पेशावर हसन खेल में ड्रोन हमला हुआ है। शमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक लियाकत अली वजीर का बेटा और 2 भतीजे समेत 3 जख्मी हुए हैं। तो ये एक दिन के वाक़यात हैं। ज़ाहिर अमन व अमान का शदीद इस वक्त मसला है। अच्छा, जल्दी से साथ इकरारुल हसन साहब की बात करें। हालांकि इतनी जरूरी नहीं है कि इकरारुल हसन साहब को डिस्कस करना शुरू कर दे, ना वो कोई इतने बड़े रहनुमा है, ना उनकी इतनी बड़ी जमात है कि बंदा कहे कि ये बड़ा कौमी इशू है। बहरहाल बात इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्होंने, अब क्योंकि दिन तब्दील हो चुका, गुज़श्ता दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो जो एयरपोर्ट पर वाकया पेश आया था जब मलेशिया से आ रहे थे, वो एक FI वाले ने मुबैना एक कमेंट किया और कहा कि इसका हाल भी या ये भी जवाद अहमद की तरह जलील ही होगा। अच्छा, आज इकरार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर और उन्होंने कहा मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि मुझे उस FI वाले जवान ने गाली दी, और कहते हैं ना ही उसके पास सबूत है कि उसने मुझे गाली नहीं दी। तो पहले नंबर पे जो इल्जाम लगाता है सबूत उसने देना होता है। वो तो उस वक्त भी कह रहा था मैंने गाली नहीं दी, लेकिन कहते कि भाई मेरे पास भी सबूत नहीं है कि उसने मुझे गाली दी है और उसके पास भी सबूत नहीं है कि उसने मुझे गाली नहीं दी, लिहाजा इस मामले को चलता करते हैं। कैसे भाई? यानी आप पहले बददियांती से काम लें, आप 2 नंबरी करें, आप कहें कि उसने मुझे बहन की गाली दी है एक, और उसके बाद आप छचोरपन करें, कैमरा खोल के आप चढ़ जाएं। देखें उस शख्स ने जो भी किया, उस नौजवान ने, उसने गलत किया, 1000 दफा गलत किया। इस तरह के कमेंट्स वर्दी के अंदर नहीं करने चाहिए, किसी की हुटिंग नहीं करनी चाहिए। 1000 दफा उसकी मजम्मत बनती है अगर वो वाकया बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप उसकी कंप्लेन करें, आप उसको निशाने इबरत बनाएं सिस्टम के जरिए। यह क्या तरीका हुआ? उस किसी की इजाजत के बगैर उसके मुंह पर कैमरा, यानी अचानक सियासतदान से आप छापामार सहाफी बन जाए और आप छचोरपन और शोधेपन की इंतहा कर दें, और उसके बाद आप कहें कि मेरे पास सबूत ही नहीं है कि उसने मुझे गाली दी है। पहले आप ट्विटर पर लिख रहे थे कि उसने मुझे बहन की गाली दी है। तो ये इंतहाई ढीठपन है, छोटापन है। ये कोई डिसेंट बंदा या सियासतदान जो खुद कहता है वो इस तरह की छोटी हरकतें जो है वो नहीं करता। बहरहाल अडियाला के अंदर भी आज मुलाकातों का दिन है और 6 नाम आ चुके हैं सामने। मिस्टर गौर अली खान, सलमान अकबर राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम पंजोथा साहब, मिस्टर राजा हारून रशीद और ताबिश फारूक, इनके नाम हैं मुलाकातों करने वालों में। और ज़ाहिर खान की फैमिली भी होगी और ज़ाहिर वो एक रूटीन भी है, धरना भी दिया जाता है। पिछले 2 हफ्तों से तो बड़ी तादाद कम होती है, इंतहाई कम होती है, और गिरफ्तारियां वगैरह भी जो है वो अडियाला के बाहर होती है। बहरहाल आप देखते हैं कल क्या होने वाला है, अगले 14 घंटों के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अब 12 बजे से ऊपर का वक्त है, तो लिहाजा 2 बजे यानी अगले 14 घंटों के बाद 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल कमीशन का इजलास है, जिसके अंदर वो फैसला होना है जी 5 जजों को उठा के मुख्तलिफ सूबों के अंदर फेंक दिया जाए। अगर से यहिया खान ने कुछ खबरें निकलवाई थी, तो मैं इस हक में नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अब अगरचे रूल भी नहीं बने हुए कि उनका ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर का तरीका कार क्या होगा। बहरहाल चारों सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अगले 14 घंटों के बाद इजलास होने जा रहा है और उसके बाद जो है फिर इनकी किस्मत का फैसला होगा। मुख्तसर जरा मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, वी लोग ऑलरेडी लेट हो चुका है। मतीउल्लाह जान साहब जो पिछले 3.5 साल से सहाफ़ी के नाम से गालिबन एक न्यूज़ के अंदर प्राइवेट टीवी चैनल है उसके अंदर काम कर रहे थे, आज उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। शदीद इंतजामिया के पास दबाव आया है, और दबाव क्यों आया है?
نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر وہ چند عالمی صحافی یہ جو مذاکرات کے کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو لے کر گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی، ان کو کھڑے کر کے انہوں نے بتایا کہ عالمی صحافیوں، پاکستان کے اندر صحافت آزاد نہیں ہے، پاکستان کے اندر ٹویٹ کرنے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر صحافیوں کو ننگا کیا جاتا ہے، صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، صحافیوں کو مارا جاتا ہے، اور انسانی حقوق کی یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایک ٹویٹ کرنے پر 17 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ اب یہ معاملہ ہونا تھا جناب، پریس کلب کے جو صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں سارے، تھر تعلیم آ چکی، انہوں نے کہنے شروع کر دیا بھائی یہ متی اللہ جان کا ذاتی فعل تھا، ہمارا ان تقریروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ شروع مذمت تصویریں ادھر ادھر، متی اللہ جان نے ملک کو بدنام کر دیا، اداروں کو بدنام کر دیا، پاکستان کی سافٹ امیج بن رہی تھی پوری دنیا میں، بدنام کر دیا۔ بھائی ایک اوریجنل معاملہ ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اب آپ اپنا سچ چھپائیں گے تو کیا دنیا کو نہیں پتا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال جن کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، بالکل متی اللہ جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر اسی طرح ہے، کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی ہم نے نہیں کیا، یہ متی اللہ جان کا ذاتی فعل ہے اور ہم اسے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ کتنا چھچور پن کیا ہے، کتنا برا کام کیا ہے متی اللہ جان نے، نیشنل پریس کلب کا نام استعمال کر دیا۔ اب جب ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اب ادارے پہ بھی دباؤ آیا ہوگا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک کے نوکری سے، یہ ملک کو بدنام کر رہے بھائی، سافٹ امیج کو یہ بتا رہے پاکستان کے بارے میں لوگوں کو کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، صحافیوں کے ساتھ ٹویٹ کرنے پہ 17 سال سزا ہوتی ہے۔ اب ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان